मैं सबसे पहले मुझे हिल मेल को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 5वीं बार रहबार में आने का मौका मिला और यहाँ से अपने विचारों को प्रकट करने का आज फिर मौका मिला। आज उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे जो मैं प्रेजेंट अपना टास्क कर रहा हूँ डीजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊँ और उसका हमारे उत्तराखंड में क्या हो सकता है, उससे क्या उस अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बात करूँ। और दूसरा, अब मैं अपने शहर मसूरी ज़्यादा जाने लगा हूँ, रहने लगा हूँ, वहाँ देखने लगा हूँ कि क्या हो रहा है और कुछ मेरे छोटे जो विचार हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। इस साल 2020 में अगस्त में भारत के प्रधानमंत्री ने निश्चय किया कि स्पेस, जो कि हमेशा एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी कंट्रोल में था, इसको प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया। और उसी साल अक्टूबर में भारत में इंडस्ट्री से बात करते हुए उन्होंने विचार रखा कि आप अपनी एक स्पेस एसोसिएशन बनाएं जो कि आपकी आवाज हो भारत में प्राइवेट स्पेस के ग्रोथ के। मौके की बात है कि उसी समय मैं रिटायर हुआ था और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला डीजी बना। अब आप कहेंगे कि स्पेस तो हमेशा ही डिफेंस या स्ट्रैटेजिक इलाका रहा है। ह्यूमन बीइंग्स ने अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को हमेशा देखा तो है, पर ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में जाने की पहली कोशिश तकरीबन 1945 में जब लड़ाई खत्म हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2, उस समय हुआ। और उस समय जर्मनी ने एक V2 रॉकेट बनाया जो कि ऐसा रॉकेट था जो इंग्लैंड के ऊपर, यूरोप के अलग अलग कैपिटल्स के ऊपर जो फायर किया गया, उसके अगेंस्ट कोई तोड़ नहीं था। वो एलाइज का सौभाग्य है कि वो ये V2 रॉकेट बहुत लेट आया और ये लड़ाई के निश्चय को बदल नहीं कर पाया। पर जैसी लड़ाई खत्म हो रही थी तो अमेरिका और यूएसएसआर वॉर के जो गेन्स थे उनको लेने के लिए दोनों रश कर रहे थे और एक चीज वो ढूंढ रहे थे कि अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप के आधार पर एक जर्मन साइंटिस्ट और 110 जर्मन साइंटिस्ट को लेकर अमेरिका गए और वही थे जिन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ यूएसएसआर भी इन साइंटिस्ट को लेने के लिए ढूंढ रहा था और बाकी 500 ज्यादा साइंटिस्ट यूएसएसआर अपने पास कर लिया। और तब शुरू हुई अंतरिक्ष की रेस। अंतरिक्ष की रेस में सबसे पहले था कि पहला सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा। इसमें यूएसएसआर जीता, स्पुतनिक। पहला आदमी पहुंचेगा स्पेस में यूरी गागरिन, पहली वुमेन पहुंचेगी स्पेस में। ये सब लड़ाई में यूएसएसआर आगे था। पर तब अमेरिकन प्रेसिडेंट के हुक्म पर कि कुछ भी हो 1970 तक हमको आदमी को चांद पे पहुंचाना है। इस हुक्म के ऊपर आपको सबको पता ही है कि 1969 में अमेरिका चांद पर पहुंचा। पर ये चीजें होने के बाद में चांद पर ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। पर तब आया नया स्पेस जो कि शुरू हुआ है 2000 में। और 2000 में इस नए स्पेस में इसको लीड करने वाली सरकारें नहीं, प्राइवेट एजेंसी है। एक आदमी है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, एलन मस्क। दूसरा दुनिया का तकरीबन दूसरा या तीसरे नंबर पे जेफ बेजोस जो अमेज़न का मालिक है, और तीसरा जो है वो वर्जिन गैलेक्टिक का मालिक। ये तीनों रईसों ने प्राइवेटाइजेशन के स्पेस को इतना आगे बढ़ाया है कि आज के दिन में जो रीयूजेबल रॉकेट है, जो रॉकेट एक बार फायर होता है, वापस लैंड होता है और फिर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ये एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है। और उनका आगे विचार ये है कि एक दिन आदमी को चांद में, मार्स में और उसके आगे और ग्रहों में रखें। ये तो खैर आगे का सपना है, पर आज क्या हो रहा है? आज सवेरे आप जब उठे होंगे और आपने मौसम देखा, अगर आपने एटीएम से पैसा निकाला और आप यहाँ तक गूगल की मदद से आए तो स्पेस का इस्तेमाल हुआ। पिछले 20 सालों में स्पेस हमारी जिंदगी का हर एक हिस्सा बन गया।
अगर आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं कहीं दूर या किसी सैनिक से बात हो रही है लेह या लद्दाख में, तो उसमें कम्युनिकेशन आज स्पेस की मदद से हो रहा है। और इस डेवलपमेंट को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हमको भी अपने प्राइवेट स्पेस को खोलना चाहिए, वो हुआ। और पिछले सिर्फ 2 साल में गवर्नमेंट ने एक नई नीति निकाली है और उस नीति के अनुसार प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस में सब कुछ करना अलाउड है। रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना, उसके एप्लीकेशंस को यूज करना, ये ही नहीं, अगर क्षमता है तो प्राइवेट प्लेयर को ये भी परमिशन है आज कि वो चांद में जाकर या किसी भी एस्ट्रॉइड पर जाकर वहां से मेटल्स वगैरह और चीजें लेकर आ सकता है। जब ये हो रहा है तो हिंदुस्तान में पिछले 2 साल में 140 स्टार्टअप्स हैं जो कि उभर के आए हैं और ये स्टार्टअप्स रॉकेट बना रही हैं, सैटेलाइट बना रही हैं। पहली स्टार्टअप ने 4 साल के अंदर रॉकेट पिछले साल फायर किया। 3 स्टार्टअप्स ने सैटेलाइट्स बना दी हैं और एक स्टार्टअप है वो कॉन्स्टलेशन बना रही है उनका सैटेलाइट्स का, जो कि हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन देगा। इस पूरी स्टार्टअप की कहानी में एक हमारे उत्तराखंड का भी एक लड़का है जिसके पिता गांव में कहीं रहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कोटद्वार लेके आए और अनिरुद्ध नेगी और उसके 3 फ्रेंड्स एक कंपनी चला रहे हैं दिगंतारा। और ये कंपनी क्या करेगी? इस कंपनी का एम है कि ये आसमान के लिए गूगल बनाने वाले हैं। इनका ये विचार है कि कुछ समय बाद स्पेस में इतनी सैटेलाइट्स होंगी कि उनके बीच से मैन्यूवर करके किसी सैटेलाइट को जाने के लिए डाटा और इंफॉर्मेशन होगी। उस डाटा और इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए ये और डेब्रीज को मैनेज करने के लिए, उसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं। अनिरुद्ध नेगी को मैं सपोर्ट तो देता ही रहता हूं, पर मैंने उसको काफी कोशिश किया कि वो हिंदुस्तान में उत्तराखंड में अपनी वो एक लैब भी होगा। पर पिछले 1.5 साल की मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, कोशिश के बावजूद उसको उत्तराखंड में जमीन नहीं मिली और अंतकाल लेह में उसको हम उस लैंड दिला पाए हैं और उसकी लैब जो कि उत्तराखंड में बन गई थी वो अब लेह लद्दाख में बन गई। पर इन सब चीजों में मेरा क्या रिकमेंडेशन है कि आज स्पेस जो है वो नई इकोनॉमी का एक इंजन होगा। उसके इस्तेमाल इतने बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें स्पेस निश्चय ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और इसके लिए क्योंकि ये नया डोमेन है, नया इलाका है, इसमें नए और लोगों को जुड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी। बहुत से स्टेट्स तो अपने स्टेट्स में स्पेस पार्क बना रहे हैं। तमिलनाडु ने बना लिया है, कर्नाटका भी बना रहा है और गुजरात ने भी इनिशिएटिव लिया है। ये जैसे राजेंद्र सिंह जी ने बोला कि हमको नीश टेक्नोलॉजीज में उत्तराखंड में लोगों को मौका देना चाहिए। ये एक डोमेन है जिसमें निश्चय ही उत्तराखंड की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये काबिलियत है, ऐसे लोग हैं जो कि इसमें डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो कि एक टॉप इंस्टीट्यूशन को, यानी जी जो कि टॉप इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं इंडिया में, और उनके अलावा इसरो में काफी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी हैं। अब हमको ये निश्चय करना है कि हमारी अगली जनरेशन के भी लोग इस स्पेस के सेक्टर से जुड़े और स्टेट का नाम ऊपर करें और देश का नाम ऊपर करें। डेफिनेटली सबसे जरूरी इसके लिए है कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें, हमारी यूनिवर्सिटीज में स्पेस के सेक्टर में एजुकेशन के लिए बढ़ावा दें। अभी तक तो देहरादून में सिर्फ यूपीएस यूनिवर्सिटी है जिसने कि कुछ स्पेस के इलाके में शुरू किया। हमारे को एडवांटेज क्या है? एक देवस्थली में आपको पता होगा कि टेलीस्कोप जो है, जो इंडिया का बेस्ट टेलीस्कोप है, वो इंस्टॉल हुआ था 1.5 से 2 साल पहले। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसरो की प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है रिमोट सेंसिंग की, वो देहरादून में है। तो हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। अगर हमको
अपने लोगों के लिए, अपने यूथ्स के लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट और आगे बढ़ावा करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लिए सरकार काम करेगी। अभी एक चीज जो मैं स्पेस के अलावा बोलना चाहता हूँ वो है कि अभी डेवलपमेंट उत्तराखंड में निश्चय ही हो रहा है, पर ये बहुत जरूरी है कि ये डेवलपमेंट बैलेंस के साथ में हो। सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड जो है आज के दिन में देहरादून में, जहाँ की पेड़ की जगह सीमेंट के टावर्स ग्रो किए जा रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। मैं मसूरी में रहता हूँ और मुझे हर साल जो मैं जा रहा हूँ मुझे डर लग रहा है कि अगला जोशीमठ यहाँ ना हो जाए। हमने आपदा देखी है, हमको पता है जोशीमठ में क्या हो रहा है, हमको पता है कि हमारे हिमालय कितने फ्रेजाइल हैं। और अभी जो रेस्क्यू मिशन हमारे चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं और जिसकी हमारी कोशिश होगी, ये भी इसीलिए है क्योंकि हमारे माउंटेन्स बहुत ही फ्रेजाइल हैं। जो भी डेवलपमेंट हो, निश्चय डेवलपमेंट करना है, रोड बनाने हैं। बलूनी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे लाइन में उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया कि अब रेलवे लाइन कर्णप्रयाग की तरफ बन रही है। पर इन सब चीज़ों के होने के अलावा हमको डेवलपमेंट को बैलेंस करना है। आज उत्तराखंड में ग्रोथ सिर्फ रोड के नज़दीक हुई है और रोड के नज़दीक ग्रोथ सिर्फ सीमेंट डालने से हो रही है। हमको पेड़ और लगाने, हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और इसी कारण से टूरिज्म भी हमारा जो है, अगर 50 लाख पे रुक जाए तो कोई बात नहीं, मोर इफेक्टिव टूरिज्म ज़्यादा होना जरूरी है, नंबर ज़्यादा जरूरी है। और ये भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि ओवरलोड ना हो जाए, जैसे कि आज के दिन में मसूरी या ऋषिकेश किसी पीक दिन में, ये पीक सीजन में हो जाता है। मैं आगे और कुछ ना बोलकर एक बार फिर ये कहूँगा कि उत्तराखंड के लोगों की स्ट्रेंथ जो रही है वो रही है हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी और हमारी एजुकेशन। और इसी कारण से है कि हम गर्व के साथ भारतीय सेना के 2 सीडीएस उत्तराखंड से हुए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये ही जो है, ये हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है HR, हमारे लोग और उनकी क्षमताएं। हमको सब कुछ फोकस उनको ही आगे बढ़ाने में करना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।